खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और आज हम बात करने जा रहे हैं एक कलाकार से, एक ऐसी कलाकार जिन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत को के लिए कहा जाता है कि उस कला को समर्पित जीवन जीने वाले भगवान से मिल जाते हैं। आज हमारी जो तेजस्विनी हैं, वो अपनी कला की साधना के बल पर आध्यात्म की भी साधना कर रही हैं और संगीत के सुरों की भी साधना कर रही हैं। आपने एक ऐसा जीवन जिया है जिसे देखकर आज की युवा पीढ़ी तो प्रेरणा ले ही रही है। जाने माने संगीतकार भी आपके नाम की बात करते हुए संगीत की आराधना में जुट जाते हैं। आज की हमारी तेजस्विनी को अपनी संगीत की आराधना के बल पर ही कितने ही अवार्ड्स तो मिले ही हैं, लेकिन कितने ही टाइटल्स भी मिले हैं। उन्हें संगीत कलानिधि भी बोला जाता है, शेवेलियर भी बोला जाता है। कई टाइटल से उनको नवाजा जा चुका है और भारत सरकार की ओर से भी आपको पद्मश्री से नवाजा गया है। हमारी आज की तेजस्विनी है जाने मानी कर्नाटकी संगीत की साधना करने वाली अरुणा साईराम। संगीत साधना को समर्पित कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की अग्रणी गायिका अरुणा साईराम का संपूर्ण जीवन संगीत के सुरों से सजा है। बचपन में संगीत साधक मां की गोद में जो शुरुआत हुई, वो आजीवन साथ रही। घर में मिले संगीत कला के माहौल ने उन्हें कला साधना की राह में दिशा दिखाई। मुंबई में रहते हुए कर्नाटक संगीत शैली की विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की। फिल्म, पश्चिमी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संपर्क में आने से समृद्ध संगीत विरासत से रूबरू हुई और संगीत प्रस्तुति के लिए एक नए दृष्टिकोण की शुरुआत की। पश्चिमी भारतीय संगीत रूप अभंग को पारंपरिक दक्षिण भारतीय संगीत कार्यक्रम में शामिल करने वाली पहली कलाकार अरुणा साईराम ने संगीत में भौगोलिक सीमाओं को दरकिनार कर दिया। आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगीतकारों के साथ कोलैबोरेशंस कर नए प्रयोग करते हुए संगीत प्रेमियों के लिए नवीन प्रस्तुतियां तैयार करती हैं। देश के छोटे छोटे गांवों से लेकर राष्ट्रपति भवन तक और विदेश के बड़े बड़े मंच पर प्रस्तुतियां दे चुकी, फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित, अपने अप्रतिम गायन कौशल के लिए देश विदेश में कितने ही पुरस्कार हासिल कर चुकी और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित संगीत कलानिधि अरुणा साईराम हैं हमारी तेजस्विनी। तो आइए करते हैं मुलाकात अरुणा जी से। अरुणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत खुश हूँ मैं आपसे मिलके और हमें वाकई बहुत अच्छा लग रहा है ये सोचकर कि तेजस्विनी के मंच पर आपके जैसी कलाकार आज हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं अक्सर तेजस्विनी प्रोग्राम देखती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। क्या बात बहुत बहुत शुक्रिया। अरुणा जी, ये जो मंच है, यहाँ हम ऐसे बहुत सारे कलाकारों को लेकर आए हैं। हर कलाकार का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है, एक अपना अलग जीवन सफर भी रहता है और आपका जीवन सफर तो मैं कह सकती हूँ कि एक इन मायनों में उदाहरण है कि आप मुंबई में पली बढ़ी और आप कर्नाटकी संगीत की प्रैक्टिस करती रही हैं। यानी एक तरीके से कहते हैं ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उत्तर और भारत का संगम कहना गलत तो नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली जी। क्योंकि मुंबई का जो माहौल है बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन भी है और घर में मेरी तालीम कर्नाटक में हो रही थी, साउथ इंडियन जो कल्चर है उसमें, तो दोनों का जो मिलन है वही उसका ही मैं आज परिणाम हूँ जी। तो आपको व्यक्तित्व में वो सब रंग ढले हुए नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपके लिए इतने दशकों तक पूरी जिंदगी संगीत की साधना करने के बाद आज क्या महसूस करती हैं? आपकी संगीत आपके लिए क्या मायने रखता है? मेरे जीवन का एक साधन है, उसके बिना तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मेरा जीवन क्या होगा। हालांकि हाँ, फैमिली है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, नाती नातू हैं, सब कुछ है और सब
बहुत ही खूबसूरत है। फिर भी संगीत के बिना अगर आप मुझे पूछेगी कि मेरी ज़िंदगी का क्या मीनिंग है, तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ आपको। संगीत ही सब कुछ है। संगीत आपका जीवन है बिल्कुल। ना। कर्नाटकी संगीत आप गाती हैं और इस संगीत के जो उत्तर भारत के लोग हैं, जो आजकल की युवा पीढ़ी है, जो म्यूज़िक की बात करते हैं या जो सामान्य तौर पर हम कहते हैं कि लाइट वोकल म्यूज़िक की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, आपको क्या लगता है कि ये संगीत उन्हें भी कहाँ तक लुभा रहा है? क्योंकि दक्षिण भारत के परिवारों में तो एक परंपरा सी रहती है संगीत बिल्कुल, की। बिल्कुल जी। लेकिन जाहिर है हर इंसान दिल से तो संगीत पसंद करता ही है। बिल्कुल जी। हमारे यहाँ सबको तालीम दी जाती है, बेसिक तालीम तो दी ही जाती है, ताकि आप कलाकार न बने तो अध्यापक बने, अध्यापक या शिक्षक नहीं बने तो एटलीस्ट आप कानसेन बने, आप सुने संगीत और इसकी अप्रिसिएशन आप करें। तो ये कल्चर तो रहता ही है साउथ में। तो आपका जीवन कैसे पला बड़ा संगीत के सुरों में? क्योंकि आपको तो बचपन से ही मुझे लगता है कि सुर ही कान में पड़ते रहे जब आपने आँख खोली होगी। बिल्कुल। पिताजी रेलवेज में बॉम्बे में ऑफिसर थे और माताजी की तालीम हुई थी कर्नाटक संगीत में, तो गाती थी, घर में दूसरों को सिखाती थी, मैं भी सीखती थी। तो जो बेसिक ग्राउंड वर्क उन्होंने कर दिया 10 साल की उम्र तक, और उसके बाद एक बहुत बड़ी गुरु श्रीमती बृंदा हमारी ज़िंदगी में आई और उनकी मैं डिसाइपल बनी। तब से मेरी ज़िंदगी का एक अलग मोड़ आया, क्योंकि ये इनका लेवल जो था वो अलग से था। बहुत ही हाई स्टैंडर्ड, डिसिप्लिन ज़्यादा, और उसमें रोज़ जो काम है उसको करना, रियाज करना, ये सब। तो इट वॉज एक बिग ब्लेसिंग आई शुड से। तो बचपन की कोई यादें ऐसी हैं जब आपकी माँ भजन गाती हों? जैसा आपने कहा वो गाती भी थी, तो मैं ये अंदाजा लगा रही हूँ कि वो भजन भी बहुत गाती होंगी। बिल्कुल। तो बचपन से कोई ऐसा भजन जो आप सुन सुन के बड़ी हो और हमें सुनाना चाहें? हमारे यहाँ मेरे पेरेंट्स के माइंडसेट ऐसे था कि ये तमिल है, ये तेलुगु है, ये हिंदी है, ये गुजराती है, इसको मत करो। ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं था। अच्छा। एनीथिंग जो अच्छा लगे उनको पसंद था। तो मुझे याद है, मैं जब छोटी सी बच्ची थी और माँ के गोद में मैं सोती थी और उठती थी सुबह, तो एक गाना वो गाती थी ठाकुर जी को उठाने के लिए। उनके आराधना में मेरी मम्मी गाती थी। मैं थोड़ा सा वो गुनगुना के बताती हूँ। इट वॉज अ मीरा भजन। क्या बात। तो गाती थी, जागो बंसीवारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। ये सबसे पहली मेरी एक याद है मम्मी की, जो आज तक मेरे में बहुत इट्स वेरी फ्रेश, बहुत तेज है। और इतना खूबसूरत भजन, मुझे लगता है कि इसमें कोई शक शुबा वाली बात ही नहीं है। आपको इतने खूबसूरत अगर सुनने को मिले हैं इस तरह के भजन, तो जाहिर है कि आपका आकर्षण यहाँ होना वाजिब था कि आपका हो ही गया, स्वाभाविक रहा ये आपके लिए। लेकिन संगीत की आराधना करना, और वो भी कर्नाटकी संगीत, जब आप मुंबई में थी, तो क्या कभी, जैसे आपने कहा, कभी फर्क नहीं था परिवार में, लेकिन एक समाज में हम रहते हैं ना, हाँ। समाज में कई तरीके के ऑप्शंस हमारे सामने होती हैं, तो क्या कभी आपके सामने ये विकल्प था कि मैं कर्नाटकी सीखूं या फिर मैं बॉलीवुड के दुनिया में आप बैठी हैं? तो बहुत सारे फीलिंग्स साथ में आते थे। यानी कि जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरे फ्रेंड्स को मैं बताती नहीं थी कि मैं कर्नाटक संगीत सीखती हूँ और गाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे तब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में थे, तो जब स्कूल में कुछ मुझे सुनाने के लिए बोला जाता था तो मैं कुछ इंग्लिश में सुना देती थी उनको, क्योंकि मैं वेस्टर्न म्यूजिक क्वायर में भी थी। तो वो बचपन में बहुत अप टिल 5th स्टैंडर्ड तक वो बॉर्डर्स मेरे अंदर रहे, मेरे अंदर। हालांकि घर में कुछ नहीं था, लेकिन जब जैसे जैसे मैं बढ़ती गई मुझे समझ में आने लगा कि ऐसी कोई बात है नहीं, सब कुछ एक ही है। तो एक तरफ से बॉलीवुड भी मैं सुनती थी, बिग फैन ऑफ लता जी, तो उनका भी सुनती थी, रफ़ी साहब का, किशोरदा का, सब सुनती थी। घर में कर्नाटक, स्कूल में वेस्टर्न म्यूजिक, और स्ट्रीट्स में स्ट्रीट म्यूजिक, जो रामा लोग हमारे महाराष्ट्रियन वो जन्माष्टमी में गाने गाते हैं, सब जो फोक म्यूजिक है सब मैं सुनती थी और गाती भी थी।
तो आप सुनती थी तो हम भी सुनना चाहेंगे। लता जी का कोई गीत जो आपके दिल के बहुत करीब हो। ओ माय गॉड, लता जी का गाना गाना बोले तो इट्स सैक्रिलेज फॉर मी, बट सबसे जो पहली याद है, ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, आँखियों में प्यार लाई, ओ सजना। ये बहुत मुझे पसंद था ये गाना। हाँ। आपको कभी मराठी सीखने का भी मौका मिला क्या? मराठी नहीं, स्कूल में गुजराती सेकंड लैंग्वेज थी। Okay. पर आज बहुत लास्ट 30 सालों से 33 सालों से आई एम वेरी वेल नोन फॉर माय अभंग्स, जो मराठी right. डिवोशनल म्यूजिक है। जी। अपने कर्नाटक संगीत के कॉन्सर्ट्स में अभंग गाने लगी। क्या बात। हाँ, लेकिन आम जन को शायद अभंग पता नहीं होगा सुनने में ना। हाँ जी। तो आप इनको भी बताना चाहेंगे क्या होता है अभंग? बिल्कुल। सो अभंग ऐसी चीज है जो सब लोग अपने गांव से चलते, नाचते, घूमते फिरते और अपने मंदिर के तरफ, पंढरपुर के तरफ जाते हैं। जी। और जैसे जैसे वो चलते हैं, नाचते हैं, गाते भी हैं। और इसी गानों को, डिवोशनल म्यूजिक को जो संतों ने बनाया है, ज्ञानेश्वर से लेके संत तुकाराम तक, जी। उसको अभंग बोला अभंग जाता बोलते है। हैं जी। तो आज सुनना भी चाहेंगे आपसे अभंग। श्योर श्योर जी। विठला सावळी सुंदर रूप मनोहर, सावळी सुंदर रूप मनोहर, सावळी सुंदर राहो निरंतर हृदये माझे। वाह, क्या बात, बहुत बहुत खूब। आप जब गाती हैं ना अरुणा जी, तो लगता है कि सुनते चले जाओ, और मेरे को लगता है जो सुनने वाले हैं वो उन सुरों में इतने गहरे हो जाते होंगे, खो जाते होंगे कि शायद मेरे को लगता है कि आध्यात्म की अभिव्यक्ति संगीत के जरिए आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई है। बिल्कुल। आपके जीवन के बहुत से और पहलू भी हैं जिनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें तेजस्विनी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं जानी मानी कर्नाटकी संगीत की साधक अरुणा साईराम। अरुणा जी, आपने बचपन के दिनों की बात की थी ना, तो बहुत बड़े बड़े संगीतज्ञ भी आते होंगे आपके घर में, तब आपकी ये जो नन्ही अरुणा है ये कैसे प्रभावित होती थी? बिल्कुल जी, ये अच्छी बात है कि माँ और पिताजी दोनों को संगीत में रुचि थी। माँ गाती थी, पिताजी ऑफिसर थे, पर स्पेयर टाइम में पूरा संगीत का ही उनका कंसंट्रेशन रहा। और उस जमाने में होटल्स भी इतने बड़े बड़े नहीं होते थे। संगीतकार जब कहीं से भी आते थे तो उनको बस चाहिए होता था एक अच्छा परिवार जो उन के तरफ प्यार से रहे, उनको घर का खाना मिले, क्योंकि 1-2 दिन के लिए नहीं आते थे, ट्रेन से आते थे, आते तो 1 हफ्ता या 10 दिन के लिए रह जाते थे बंबई में। इधर एक प्रोग्राम किया, फिर 1 हफ्ते दूसरे जगह में प्रोग्राम किया। पर आपके घर में तो रातों रात मुझे लगता है महफिल सजती रहती थी। बस मुझे याद है मैं 1st या 2nd स्टैंडर्ड में थी, जब भी मैं दरवाजा खोलूं, हमारे छोटा सा फ्लैट, एक लिविंग रूम, एक बेडरूम और एक किचन, बस उतना ही। और आई ओपन द डोर तो एक बारी टी.आर. महालिंगम, एक बारी M.S. सुब्बलक्ष्मी, एक बारी G.N. बालासुब्रमण्यम, एक बारी आमिर खान साहब, कोई भी अंदर आ जाता था और मैं तो बस ऐसे उनको देखते देखते कंप्लीटली स्टार स्ट्रक ऐसे हो जाती थी मैं। और बस बात करते थे, कुछ खाते थे, मेरी मम्मी कुछ बना देती थी, पोंगल, दे वुड लव, हमारे जो इडली डोसा पोंगल, और उस जमाने में सब जगह में मिलता नहीं था, तो बना के फिर गाना शुरू बस। तो और फिर जोक्स भी
शुरू और हंसना भी शुरू। तो मुझे इन आर्टिस्टों को सब पहलुओं में मुझे देखना मिला और वहाँ से मैं बहुत सीखी कि भाई एक आर्टिस्ट का लाइफ में मज़ा भी है, उसमें परिश्रम भी है, लेकिन ज़्यादा एन्जॉयमेंट है और हैप्पी हैं, खुश हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत मुझे आकर्षित कर देता था ये बात। उस वक्त का एक दौर था जब आप सीख रही थी ना, तो उसके बाद जिंदगी में कभी ऐसा भी हुआ कि संगीत एक साधना है ना, तो अरुणा साई राम को साधना से हटकर कुछ और चीजें करने का भी शौक हो, लेकिन उसे छोड़ना पड़ा हो, कभी ऐसा कुछ एहसास? हाँ, जब 15-16 साल की उम्र आई तो मैं भी सब लोगों के जैसे मुझे पढ़ना है, मुझे केमिस्ट्री में और पढ़ाई में मैं काफ़ी अच्छी भी थी। तो मैं मम्मी को बोलती थी मैं तो पढ़ूंगी, डॉक्टरेट लूंगी केमिस्ट्री में और मैं अमेरिका चली जाऊंगी, मैं ये गाना वाना नहीं करने वाली। ये सब हुआ मेरे साथ इतना बैकग्राउंड के बावजूद जी। यानी कि जो ह्यूमन माइंड है इतना चंचल है, इसकी मैं उदाहरण दे रही हूँ कि ऐसे भी मैंने मम्मी को बोला था, मम्मी ने कुछ नहीं बोला, मुस्कुराई और बोली जो आपके मन में आए आप करो, आपकी ज़िंदगी है। ये जो फ्रीडम मुझे मिला यही मुझे खींच के वापस संगीत में लाया कि मुझे यही करना है। ये जो मुझे दबाव नहीं डाला गया कि आपको यही करना है, ये बहुत अच्छी बात हुई। और बाद में जब 22-23 साल की हुई तो फिर मैं लाइन में आ गई कि मुझे यही करना है। आजकल के युवा जैसे होता है ना कि बहुत जल्दी हमें हासिल करना है, सफलता मिल जाए, वो दबाव नहीं था, फेम मिल जाए हमें। आप पे वो दबाव नहीं था, लेकिन वो दौर भी एक अलग दौर था ना। अब फास्ट लाइफ हो गई है, हर कोई बहुत क्विकली फेम चाहता है। तो ये स्ट्रगल आपको लगता है कि आज के संगीतकारों के लिए स्ट्रगल ज्यादा है, क्योंकि आप खुद एक गुरु माँ भी हैं, आप सिखाती भी हैं। कैसे ये आध्यात्म, ये पेशेंस सिखाती हैं आप छात्रों को? हाँ, क्योंकि जिंदगी जीनी होती है और जब आप जिंदगी जीते हैं तो तब उसका जो इमेज है, उसका रिफ्लेक्शन है, वही आपके कला में आता है। तो आप जिंदगी नहीं जिए और सिर्फ ये काम ही करते रहें, सिर्फ संगीत ही करते रहें, आपका अनुभव नहीं है, तो आपके संगीत में वो भाव कैसे आएगा? गहराई नहीं आएगी। ये बात सिर्फ मैं आज की युवा पीढ़ियों को बताना चाहूंगी कि आपके पास अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, इंफॉर्मेशन है, इंटरनेट है और सोशल मीडिया है, तो ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी जीने वाली चीज़ होती है। तो उसको आप जीते जब आए तो आपके कला में, संगीत में बहुत रंग बिरंगी, सतरंगी जो भावनाएं हैं वो सब आ सकती है। और ये सतरंगी भावना अब आगे बढ़ने से पहले किसी गीत में आप भी हमारे सामने रखना चाहेंगे? हाँ, श्योर। एक कन्नड़ भाषा में, हम कर्नाटक के संगीत के बारे में बात कर रहे हैं, तो कन्नड़ भाषा में मैं आपको एक सुनाती हूँ। इसमें यशोदा मैया कृष्ण को बोलती हैं कि जल्दी से आ जाओ बेटा, मैं आपको खिलाऊंगी, आपको सजाऊंगी, आपको वैजयंती का हार पहनाऊंगी, लेकिन वो भागता रहता है। अच्छा। तो कृष्णानी बेगने बारो, कृष्णानी बेगने बारो, बेगने बारो, मुखवन्न तोरो, बेगने बारो, बेगने बारो, कृष्णानी कृष्णानी बेगने बारो। क्या बात, माँ का प्यार भी और कृष्ण की नटखट रूप भी। आपके जब खुद आप एक टीचर की तरह आपने ये रोल लिया आज के युवाओं को संगीत सिखाने का, तो आपने करिकुलम भी एक डिफाइन किया है ना? बिल्कुल जी। क्या जरूरी होता है कि एक करिकुलम में संगीत को बांधा जाए? क्यों जरूरी है ये? करिकुलम की ज़रूरत है इसीलिए कि
आगे आगे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, पहले तो सिंपल सॉन्ग्स हम लोग सीखेंगे, और ये करिकुलम और ग्रामर के साथ साथ वो भी सिखाना चाहिए, ये मेरी राय है। यानी कि आप एक बच्चे को सिर्फ सरगम सिखाते रहेंगे या स्केल्स ऊपर नीचे अलंकार बताते रहेंगे तो उसको मज़ा नहीं आएगा। साथ साथ में मैं क्या करती हूँ, अब छोटे बच्चों को मैं कहूँगी कि छोटे छोटे गाने आपको उनको सिखाइए, छोटी छोटी नामावलियाँ, छोटे छोटे गाने, तो उनका इंटरेस्ट बरकरार रहे, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप जैसे बढ़ते जाएंगे, डेवलप होते जाएंगे, आपको अगर सरगम और ग्रामर और संगीत के शास्त्र का बैकग्राउंड नहीं रहेगा तो आप एक हद तक सीमित रह जाएंगे, उसके आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। अच्छा, तो उसकी जरूरत है, करिकुलम बहुत जरूरी है आपको लगता है, लेकिन ड्राई नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो उसके साथ साथ कुछ रंगीनियां भी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है मुझे लगता है, खासकर छोटे बच्चों को जब डील करते हैं ना। बिल्कुल। आप जैसी एक दिग्गज कलाकार भी वॉइस ट्रेनिंग करती हैं, हर कलाकार करता है, लेकिन आप एक जर्मन वॉइस मेस्ट्रोस के साथ भी आपने इस वॉइस टीचिंग को लिया, अभी भी आप वॉइस टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहती हैं। मतलब ये एक एस्पेक्ट है, अमूमन माना जाता है कि रियाज किया और हो गया ना, नहीं, क्या ये भी जरूरी होता है? हाँ, मेरी राय है कि आप जितना जितना अब खुद को एक स्टूडेंट समझते रहो और सीखते रहो, जैसे हमारे तमिल कवि सुब्रमण्य भारतीयार ने कहा कि जिस दिन आप सीखते रहोगे उस दिन आप जिंदा हो, जिस दिन आप सीखना बंद कर दोगे तो आप जीवित हो लेकिन जिंदा दिली आपके अंदर नहीं रहेगी। तो ये क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होनी ही चाहिए कि कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे सीखा जाए कोई चीज। आजकल तो कलाकारों के लिए कहते हैं ना, वर्ल्ड इज वन। यस। सो कोलैबोरेशंस बहुत होती हैं, अलग अलग तरह की विधाओं का मेल होता है। yes. तो आपका क्या रुख है इन कोलैबोरेशंस की ओर? मैं अपने करियर में या जर्नी में बहुत सारे कोलैबोरेशंस करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप दूसरे कलाकार के साथ बैठते हो और नॉट ओनली म्यूज़िक बट आप उनके साथ खाते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, तो उनकी जो वाइब्रेशन आपको प्रभावित करती है और आपकी वाइब्रेशन उनको प्रभावित करती है। जो चीज़ बाहर निकलता है वो अलग होता है, अपना उसका एक केमिस्ट्री रहता है। कोई ऐसा यादगार कोलैबोरेशन आपको याद है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल जी, तो मैं बहुत सारी हैं जी। अभी शेवालियर की आपने बात की, तो एक फ्रेंच सिंगर हैं डोमिनिक वेला, तो वो बहुत ही प्रख्यात फ्रांस में हैं आर्टिस्ट, गाते हैं जो मिडीवल म्यूज़िक है उनका, यानी कि 13वीं 14वीं 15वीं सदी की जो म्यूज़िक है उनकी, वो गाते हैं। उनके साथ मैंने बहुत सारे ड्यूएट कॉन्सर्ट्स किए और वहाँ पे हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अगर भारत देश की बात की आप करेंगे तो बॉलीवुड सिंगर शंकर महादेवन, वो बच्चे जैसे हैं, बस गाते हैं तो बहुत उनकी एनर्जी बढ़िया होती है। वैसे कलाकारों के लिए भी ये कहा जाता है, हर कलाकार में एक बच्चा छिपा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे यू श्रीनिवास मैंडोलिन माइस्ट्रो, उनके साथ बहुत प्रोग्राम मैंने किए। अच्छा। तो बहुत ही अच्छा। हाल ही में कौशिकी चक्रवर्ती और मैंने साथ में किया। आपने जब संगीत की जर्नी को आपने आगे बढ़ाया तो जाहिर है बहुत पड़ाव आए होंगे आपके जीवन संगीत के सफर में भी, कभी कोई संघर्ष भी महसूस हुआ आपको? जी बहुत, कम नहीं, बहुत ज़्यादा। मेरी माताजी का देहांत जल्दी हो गया। उनकी 50 साल की उम्र थी और मैं बस 20 साल की थी, 20 या 21। तो इस प्राय में जब मम्मी का ये हो गया तो तब मुझे बहुत कन्फ्यूजन हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए आगे। उसके बाद लेकिन तब मुझे महसूस हुआ कि ये जो संगीत की दुनिया जो उन्होंने मुझे दी है, इसको मुझे आगे बढ़ाना है। ये जो निर्णय मैंने लिया उसके बाद लिया, तो एक तरफ से वो उनका आशीर्वाद ही रहा ना। फिर मेरे गुरु का साया मेरे सर से उठ गया, बिकॉज उनकी उम्र बहुत बढ़ गई, वो अभी मुझे नहीं सिखा पाई और मेरी शादी हो गई थी, मेरे बच्चे होने लगे तो मैं नहीं जा पाई, तो मम्मी भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो ऐसे ऐसे बहुत मोमेंट्स आए जब मैं कंफ्यूज्ड थी, पर उसके बीच में से निकलना ही तो है जिंदगी, है ना। किसने साथ दिया आपका ऐसे वक्त में? सबसे पहले मैं मेरे हस्बैंड को मैं दूंगी, क्योंकि वो समझते नहीं थे
कि मेरे इंटरनल क्या प्रॉब्लम है। हम लोग बहुत छोटे थे ना, मैं 21 की, वो 24 के, पर उन्होंने मेरे जो स्पिरिट को उन्होंने तोड़ा मरोड़ा नहीं। अच्छा। क्योंकि रिलेशनशिप्स में कभी वो हो जाता है, और वो जब होता तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने मुझे वो स्पेस दिया कि भाई आपको तकलीफ है तो बस कुछ और करेंगे, लेकिन इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत अहम चीज़ था। लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने मुझे मॉरल सपोर्ट दिया। मेरे पिताजी थे, मम्मी चली गई पर पिताजी थे, और सास ससुर, सब लोगों ने दे स्टूड बाय मी। आपकी बतौर कलाकार जो जर्नी रही है, बहुत सारे हमारे देखने वाले भी होंगे जो आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे आपसे, खासकर महिलाएं जो कला साधना करना चाहती हैं, लेकिन ये पड़ाव उनकी जिंदगी में भी जरूर आते होंगे। बिल्कुल जी, और अभी भी मेरी बच्चियां बहुत सपोर्टिव हैं। अभी वो तो अपनी अपनी जिंदगी जी रही है, पर दे आर प्राउड ऑफ व्हाट आई एम डूइंग एंड हैप्पी अबाउट व्हाट आई एम डूइंग। दो प्यारी सी बेटियां हैं आपकी, क्या उनको भी संगीत से लगाव है? हाँ, बहुत है। तो ऑल ऑफ ये सब बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपकी फैमिली के अंदर वो होमोजेनिटी नहीं है, तो आप जो भी करें बाहर, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। हर कलाकार की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। आप तो एक अच्छी ऊंची स्टेज पर हैं इस वक्त। साधना तो आप भी करती होंगी? बिल्कुल, रोज करती हूँ। कितने घंटे साधना होती है? तो सुबह उठ के एक तो प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग, क्योंकि जो सांस है वो आवाज के लिए वही फ्यूल है, वही फाउंडेशन है आपका। तो एक पूरा घंटा उसमें लगता है ब्रीदिंग प्रैक्टिस में। फिर वॉइस प्रैक्टिस, उसमें आधे घंटे लग जाते हैं। फिर आध्यात्मिक प्रैक्टिस, यानी कि भगवत गीता का पाठ मेरे गुरुजी से मैं अभी भी सीखती हूँ, और स्तोत्र पढ़ना, ये सब मन संतुष्टि और संतुलन के लिए करना होता है। उसके बाद जो पर्टिकुलर सॉन्ग या रेपर्टुआर का प्रैक्टिस है, दोपहर में करती हूँ। अच्छा। ऐसे हो जाता। चलते चलते हमें कोई और खूबसूरत गीत जिसके साथ कार्यक्रम का अंत करेंगे हम। मीरा जी का एक भजन सुनाओ। जी जी, ठीक है। गोविंद ली नामोल मायर मैंने, गोपाल ली नामोल, गोविंद लीना मोल मायर मैंने, गोपाल लीना मोल मायर मैंने, गोविंद ली नामो। बहुत ही खूबसूरत था ये गीत, और मुझे लगता है कि आपके साथ बैठकर मैं घंटों सुन सकती हूँ और आप गा सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर वक्त इतना ही है, इसलिए आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्विनी के मंच पर हमारे साथ आने के लिए। बिल्कुल, आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं बहुत खुश हूँ। आपसे वार्तालाप करके मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, और आपको भी। तो ये थे हमारी आज की तेजस्विनी अरुणा साईराम। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? हमें लिंक भेजिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ddnews@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। फिलहाल मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खामोशियों